हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में मैं लेकर के आया हूं जो ईपीएस यानी इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता सब्जेक्ट जो है उसका 2 लेक्चर अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आ चुका है, मतलब रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। और ये जो है तीसरा लेक्चर है उस सीरीज का। हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी उद्यमिता जो विषय है, सब्जेक्ट है 12th क्लास का जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है, इस सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उन सबको इकट्ठा करके और पूरे के पूरे किताब का, पूरे होल बुक का, संपूर्ण पुस्तक का एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें कि हम लोग सारे के सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें से अभी तक 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और 2 लेक्चर में टोटल मिला के 11 चैप्टर रिकॉर्ड हो चुके हैं। 11 चैप्टर का क्वेश्चन 81 क्वेश्चन अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। और ये जो है चैप्टर नंबर 12 और उसके आगे के चैप्टर सब शुरू होने वाले हैं तीसरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में। और क्वेश्चन नंबर 82 और उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग। और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लेखांकन अनुपात, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लेखांकन अनुपात, और क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 जो कहता है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। ऑप्शन ए चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, ऑप्शन बी चालू संपत्तियां प्लस चालू दायित्व, ऑप्शन सी चालू दायित्व माइनस चालू संपत्तियां, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर चालू कार्यशील पूंजी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए कहां पर मिल रहा है आप लोगों को, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। मतलब चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको सही दिख रहा है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श चालू अनुपात होता है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 3:2, या ऑप्शन डी 4:1। तो आपको बता दें कि चालू अनुपात, आदर्श जो चालू अनुपात होता है जिसको इंग्लिश में आइडियल करंट रेशियो कहा जाता है, वो 2:1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विज्ञापन व्यय, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक व्यय, ऑप्शन नंबर सी मजदूरी, या ऑप्शन नंबर डी किराया। तो यहां आपका आंसर जो है वो हो जाएगा कि कौन सा पूछा है क्वेश्चन की कौन सा संचालन व्यय नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक व्यय जो है वो, प्रारंभिक व्यय जिसको अपलिखित किया जाता है वो एक संचालन व्यय नहीं है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 पर। और 85 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है, 85 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है स्कंद आवर्त अनुपात आता है। ऑप्शन नंबर ए तरलता अनुपात, ऑप्शन नंबर बी लाभदायकता अनुपात, ऑप्शन नंबर सी क्रियाशीलता अनुपात, या ऑप्शन नंबर डी वित्तीय स्थिति अनुपात। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्कंद आवर्त अनुपात जो होता है वो एक तरह का क्रियाशीलता अनुपात होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 86 कहता है चालू अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक चिट्ठा अनुपात, ऑप्शन नंबर बी लाभ हानि अनुपात, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अनुपात, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चालू अनुपात जो होता है, चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से मिलकर के बनता है। और आप ध्यान देंगे तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट में आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक आर्थिक चिट्ठा अनुपात है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 पे। और क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, 87 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुपात एक कंपनी के कृत्यों का डैश डैश माप है। अनुपात एक कंपनी के कृत्यों का डैश डैश अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक अनुपात है, गुणात्मक माप है, या ऑप्शन नंबर बी संबंधित माप है, या ऑप्शन नंबर सी गौस्यमेव माप है, या ऑप्शन नंबर डी सकल माप है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कि अनुपात जो है एक कंपनी के कृत्यों का संबंधित माप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संबंधित माप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो कहता है लेनदार जब एक फर्म की सुदृढ़ता को मापते हैं तो इनका मुख्यतः संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए तरलता से, ऑप्शन नंबर बी अंश मूल्य से, या ऑप्शन नंबर सी
शोधन क्षमता से या ऑप्शन नंबर डी लाभदायकता से। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा कि जो लेनदार होते हैं जब एक फर्म की सुदृढ़ता को मापते हैं तो उनका मुख्यतः संबंध जो है वो लाभदायकता से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89 पे। और क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो कहता है कि तरलता के मापने के दो मुख्य माप हैं। तरलता के मापने के दो मुख्य माप हैं। कौन कौन सा दो मुख्य माप है सर? ऑप्शन नंबर ए स्कंद देनदार आवर्त अनुपात, दूसरा ऑप्शन नंबर बी चालू अनुपात तथा परिचालन अनुपात, ऑप्शन नंबर सी चालू तरल अनुपात, या ऑप्शन नंबर डी सकल शुद्ध लाभ अनुपात। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा तरलता के जो मापने के दो मुख्य माप हैं वो हो जाएगा चालू और तरल अनुपात, चालू तरल अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 पे। और क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो कहता है विश्लेषण चालू तथा भविष्य कार्यकलाप तथा प्रतिशील प्रवृत्ति की तुलना करता है। ऑप्शन नंबर ए समय श्रेणी विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी सीमांत, ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक, या ऑप्शन नंबर डी क्रॉस वर्षीय विश्लेषण। तो यहां जो आंसर है वो हो जाएगा आपका समय श्रेणी विश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बाद 91 पे। और क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो कहता है कि अनुपात बताता है कि विभिन्न खाते किस गति से बिक्री तथा रोकड़ में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी ऋण, ऑप्शन नंबर सी शोधन क्षमता, और ऑप्शन नंबर डी तरलता। तो यहाँ जो है एक कौन सा यहाँ आपको आंसर बताना है कि वो कौन सा अनुपात है जो बताता है कि विभिन्न खाते किस गति से बिक्री तथा रोकड़ में परिवर्तित होते हैं। तो ऐसा अनुपात जो है वो है क्रियाशीलता अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 पे, जो कहता है डैश डैश उधार तथा संग्रह नीति का मूल्यांकन करता है। डैश डैश उधार तथा संग्रह नीति का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन नंबर ए तरल अनुपात, ऑप्शन नंबर बी चालू अनुपात, ऑप्शन नंबर सी औसत देय अवधि, या ऑप्शन नंबर डी औसत संग्रह अवधि। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औसत संग्रह अवधि। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। और 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुपातों का निम्न समूह मुख्यतः जोखिम को मापना है। ऑप्शन नंबर ए क्रियाशीलता, तरलता तथा लाभदायकता, ऑप्शन नंबर बी क्रियाशीलता, ऋण तथा लाभदायकता, ऑप्शन नंबर सी तरलता, क्रियाशीलता तथा ऋण, या ऑप्शन नंबर डी तरलता, क्रियाशीलता तथा ऋण। कौन सा हो जाएगा सर जो जोखिम को मापना है? अब तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा क्रियाशीलता, ऋण तथा लाभदायकता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94 पे, 94 पे। और 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिख रहा है डैश 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 प्रतिफल को मापने की मुख्य अनुपात है। डैश डैश अनुपात प्रतिफल को मापने की मुख्य अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए ऋण, ऑप्शन नंबर बी लाभदायकता, ऑप्शन नंबर सी क्रियाशीलता, या ऑप्शन नंबर डी तरलता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डैश डैश अनुपात, यहाँ आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता अनुपात प्रतिफल को मापने की मुख्य अनुपात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्रियाशीलता। क्लियर है बात? और इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 12 ये समाप्त हो जाता है। और अब हम लोग लेकर के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सम विच्छेद विश्लेषण। सम विच्छेद विश्लेषण चैप्टर नंबर 13 है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और चैप्टर नंबर 13 का पहला ही क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95 अंशदान। अंशदान ऑप्शन नंबर ए बिक्री घटाओ कुल लागत, या बिक्री घटाओ मतलब बिक्री माइनस कह रहा है, यहाँ पर घटाओ का मतलब यहाँ माइनस से है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, घटाओ का मतलब यहाँ माइनस से है। ठीक है, मतलब सेल्स माइनस अंशदान का मतलब पूछा गया है अंशदान बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेल्स माइनस कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिक्री घटाव स्थिर लागत, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अंशदान बराबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है वो अंशदान बराबर हो जाएगा बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 पे। और 96 नंबर क्वेश्चन पूछता है समविच्छेद बिंदु बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिर लागत बटा लाभ मात्रा अनुपात, या ऑप्शन नंबर बी स्थिर लागत बटा लाभ मात्रा अनुपात इंटू 100, ऑप्शन नंबर सी लाभ मात्रा अनुपात डिवाइड बाई
स्थिर लागत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थिर लागत बटा लाभ मात्रा अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97 पे, और क्वेश्चन नंबर 97 जो है वो कह रहा है सुरक्षा सीमा बराबर। ऑप्शन नंबर ए बिक्री घटाव अंशदान, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक बिक्री घटाव, ऑप्शन नंबर सी बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर बिक्री घटाव वास्तविक बिक्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सुरक्षा सीमा बराबर वास्तविक बिक्री घटाव। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है लाभ मात्रा, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है लाभ मात्रा अनुपात बराबर। ऑप्शन नंबर ए अंशदान डिवाइड बाय बिक्री इंटू 100, ऑप्शन बी बिक्री बटा अंशदान गुणे 100, यानी ऑप्शन नंबर सी अंशदान बटा बिक्री, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ मात्रा अनुपात बराबर अंशदान बटे बिक्री गुणे 100, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, और क्वेश्चन नंबर 99 कहता है वास्तविक बिक्री पर सम विच्छेद विक्रय का अंतर क्या कहलाता है। वास्तविक विक्रय तथा सम विच्छेद विक्रय का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सीमा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी कुल लागत, ऑप्शन नंबर सी सम विच्छेद बिंदु, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा सीमा सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम विच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है। सम विच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए लाभ, ऑप्शन नंबर बी हानि, ऑप्शन नंबर सी न हानि न लाभ, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सम विच्छेद बिंदु जो होता है वो प्रकट करता है कि ना हानि हुआ है ना लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे, और क्वेश्चन नंबर 101 कहता है लाभ मात्रा अनुपात किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए अंशदान एवं लाभ, ऑप्शन नंबर बी अंशदान एवं हानि, ऑप्शन नंबर सी अंशदान एवं बिक्री, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा कि लाभ मात्रा अनुपात किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। तो आंसर हो जाएगा अंशदान एवं बिक्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 13 था वो खत्म होता है, और यहाँ से शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है उद्यमी पूंजी कोषों के स्रोत एवं साधन, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। देखिए, और ये क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 102 से। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1970 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1986 में, और ऑप्शन नंबर डी 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो जोखिम पूंजी शिलाधार था उसको 1975 में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 103 कहता है उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। कहां पे उत्पन्न हुआ सर। ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में, या ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आईएफसीआई के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी यूटीआई के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी आईडीबीआई के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई के द्वारा। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा आईएफसीआई के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बाद क्वेश्चन नंबर 105 पे, और क्वेश्चन नंबर 105 कहता है उद्यमी पूंजी में रहता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च जोखिम, ऑप्शन नंबर बी साहसिक जोखिम, ऑप्शन नंबर सी कोई जोखिम नहीं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कि उद्यमी पूंजी में रहता है, क्या रहता है, तो उच्च जोखिम रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिक विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया कौन से वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए 1975 में, या ऑप्शन नंबर बी 1986 में, या ऑप्शन नंबर सी 1988 में, या ऑप्शन नंबर डी 1990 में। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। भारतीय प्रौद्योगिक विकास एवं आधारभूत निगम किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1988, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1988 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में, और क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया
ऑप्शन नंबर ए IFCI के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी ग्रिंडले बैंक के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी केनरा बैंक के द्वारा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिंडले बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 के बाद 108 पे, और क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए अत्यंत जोखिमी इकाइयों हेतु, ऑप्शन नंबर बी तकनीकी इकाइयों हेतु, ऑप्शन नंबर सी संस्थागत इकाइयों हेतु, या ऑप्शन नंबर डी इन सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए सर? उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। बताइए उद्यमी पूंजी किसके लिए उपलब्ध है? तो जो उद्यमी पूंजी होता है वो अत्यंत जोखिम इकाइयों के लिए हेतु के लिए भी होता है, तकनीकी इकाइयों के लिए भी होता है, और संस्थागत इकाइयों के लिए भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे, और क्वेश्चन नंबर 109 जो है वो कहता है भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है। ऑप्शन नंबर ए 1.5, ऑप्शन नंबर बी 2.0, ऑप्शन नंबर सी 0.5 एंड ऑप्शन नंबर डी 2.5। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात जो है वो 1.5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 वो समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, और चैप्टर नंबर 14 यानी 14 समाप्त हो जाता है, और हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 नंबर चैप्टर लिखा है प्रौद्योगिक का चयन, जो कि क्वेश्चन नंबर 110 से शुरू होता है। टोटल मिला के 22 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग 15वां चैप्टर कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सीरीज खत्म हो जाना चाहिए आज या फिर अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में या अगले लेक्चर में। कहता है क्वेश्चन नंबर 110 नंबर कि श्रम विभाग जो है, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए विकासशील देशों में, ऑप्शन नंबर बी विकसित देशों में, ऑप्शन नंबर सी पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं हेतु, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्रम गहन प्रौद्योगिकी जो है वो विकासशील देशों हेतु होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे, और क्वेश्चन नंबर 111 कहता है पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए शीघ्र आर्थिक विकास के लिए, या ऑप्शन नंबर बी सामाजिक प्रभाव, या ऑप्शन नंबर सी जो है रोजगार अवसरों में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि शीघ्र आर्थिक विकास होती है, और सामाजिक प्रभाव भी होता है उसका, या रोजगार अवसरों में वृद्धि भी होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे, और क्वेश्चन नंबर 112 कहता है श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए प्रकृति में अविचलन, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति में गतिशील, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति में रुकी हुई, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा कि जो श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध प्रकृति में अविचलन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के बाद 113 पे, जो कहता है चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 यानी 4, और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चलों का प्रयोग जो है वो प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है, चार योग्यता के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि या 4 चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114 पे आते हैं, और लिखा है पूंजी गहन प्रौद्योगिकी इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर ए श्रम शक्ति की सहायता करती है, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ताओं का शोषण करती है, ऑप्शन नंबर सी संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुधारती है, या ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत संसाधनों को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो पूंजी गहन प्रौद्योगिकी है इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि ये उपभोक्ताओं का शोषण करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे, और क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि पूंजी गहन तकनीक किसका एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए विकास का, या ऑप्शन नंबर बी तकनीक का, या ऑप्शन नंबर सी स्थिरता का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी गहन तकनीक जो है वो एक तकनीक का
तकनीक का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे, और 116 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पूंजी गहन तकनीक का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन में उच्चतर अवसर स्तर, ऑप्शन नंबर बी रोजगार अवसरों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर जो कौन सा पूंजी गहन तकनीक का लाभ है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादन के उच्चतर स्तर का, और ऑप्शन नंबर बी रोजगार अवसरों में वृद्धि। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही जो ए और बी है वो दोनों ही ऑप्शन सही दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 116 के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 15 समाप्त हो जाता है, और यहां से शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है प्रबंध के बुनियादी आधार। प्रबंध के बुनियादी आधार चैप्टर नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 117 है। चलिए एक काम करते हैं, आज इसको निपटा ही देते हैं। क्वेश्चन जो भी है 22 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से लगभग हम लोगों ने 15 चैप्टर खत्म कर लिए, 16वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? कला, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है। बिजनेस स्टडी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बाद, क्वेश्चन नंबर 117 के बाद 118 पे, और क्वेश्चन नंबर 118 कहता है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए सभी के प्रति, ऑप्शन नंबर बी केवल कर्मचारियों के प्रति, ऑप्शन नंबर बी सरकार, ऑप्शन नंबर सी सरकार के प्रति, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका कि जो प्रबंध है उसका सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119, प्रबंध कला है। प्रबंध कला है ऑप्शन नंबर ए स्वयं काम करने की, ऑप्शन नंबर बी दूसरों से काम लेने की, ऑप्शन नंबर सी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। ये तो बिजनेस स्टडी का, जो बिजनेस स्टडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा व्यवसायिक अध्ययन में, कुछ वही प्रबंध से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वही सारे क्वेश्चंस लगभग यहाँ भी बन रहे हैं, जिसका आंसर आप फटाफट आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी का, या अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, या हेनरी फेयोल का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रबंध एक पेशा है, यह जो कथन है ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए लॉरेंस ए एप्ले का, ऑप्शन नंबर बी आरसी डेविस का, ऑप्शन नंबर सी कीथ एवं गुबेलिन का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ये कथन पूछा गया है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह जो कथन है ये लॉरेंस ए एप्ले का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के बाद 122 पे, और क्वेश्चन नंबर 122 कहता है प्रबंध की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए जन्मजात प्रतिभा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अर्जित प्रतिभा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 122 के बाद बढ़ते हैं 123 पे, और 123 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए क्रेता की सावधानी का नियम, ऑप्शन नंबर बी विक्रेता की सावधानी का नियम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व जो है उसका प्रकृति में लागू होता है। किसके प्रकृति में लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा विक्रेता की सावधानी के नियम में। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे, जो लिखा है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास, आर्थिक संसाधन का, ऑप्शन सी कुशल प्रबंध की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुशल प्रबंध का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 16 जो है वो समाप्त हो जाता है। आते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 17 पे, जिसका नाम लिखा हुआ है उत्पादन प्रबंध एवं किस्म नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 125, इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मात्र 3-4 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। देख सकते हैं 128 के बाद 129, बस 129 तक, यानी कि कहता है 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है, आ गया वो चैप्टर नंबर 17 था ना, यस चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 125
लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक, या ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक। क्या आंसर हो जाएगा सर? तो वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में अप्रत्यक्ष उत्पादन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है डैश डैश का प्रयोग प्रायः ग्राफ, यातायात अथवा निम्प्लेक्स रीतियों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लीनियर मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी क्रांतिक पथ विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी उत्पाद निरीक्षण, या ऑप्शन नंबर डी कार्यक्रम रूपरेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 के बाद 127 पे लिखा है उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी मांग, ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी मार्केट, या ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांग के द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है इन निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है? ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर बी सांख्यिकी के किस्म नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो उत्पादन का प्रकार अगर पूछा गया है तो प्रत्यक्ष उत्पादन विधि भी है, और सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 128 निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है? निरीक्षण विधि, सांख्यिकी किस्म नियंत्रण विधि, ये दोनों ही विधि है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर, और लिखा है कि निम्न में से कौन उत्पादन का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष उत्पादन विधि, दूसरा नंबर ऑप्शन है अप्रत्यक्ष उत्पादन विधि, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कहता है उपरोक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है जो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी आंसर जो हो जाएगा कि जो उत्पादन का प्रकार है वो प्रत्यक्ष उत्पादन विधि भी है और अप्रत्यक्ष उत्पादन विधि भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 17 खत्म हो जाता है और चैप्टर नंबर 18 शुरू हो जाता है। तो चलिए चैप्टर नंबर 18 जल्दी से शुरू करते हैं। लिखा है चैप्टर नंबर 18 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 129 तक यानी 130 तक हम लोग पहुंच गए हैं। ये 81 यानी 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू हुआ था, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, लगभग 50 क्वेश्चन कर लिया है। अभी हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 18 पे, विपणन प्रबंध पे। ये लेक्चर 3 चल रहा है जिसमें अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है। ये चैप्टर नंबर 18 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब बस 18, 19, 20, 21 और 22 5 चैप्टर और बच गए हैं, 5 चैप्टर और बच गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 18 जो है वो उसका क्वेश्चन नंबर 130 से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि विपणन पर व्यय किया गया धन है। ऑप्शन नंबर ए बर्बादी, ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक व्यय, ऑप्शन नंबर सी ग्राहकों पर भार, या ऑप्शन नंबर डी विनियोजन। तो बताइए विपणन पर किया गया जो व्यय होता है, जो धन होता है, वो क्या होता है? बर्बादी होता है, या अनावश्यक व्यय होता है, या ग्राहकों पर भार होता है, या विनियोजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विनियोजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विपणन व्यय भार है। ऑप्शन नंबर ए उद्योग पर, ऑप्शन नंबर बी व्यवसायियों पर, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ताओं पर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विपणन व्यय जो भार है वो उपभोक्ताओं पर जो है वो भार है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर, और क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि व्यवसाय के लिए विपणन है। ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक, या ऑप्शन नंबर डी विलासिता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय के लिए जो विपणन है वो अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है विपणन का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ताओं को, ऑप्शन नंबर बी व्यवसायियों को, ऑप्शन नंबर सी निर्माताओं को, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ आंसर जो है वो हो जाएगा कि विपणन का जो लाभ है वो सभी को मिलता है, उपभोक्ताओं को भी मिलता है, व्यवसायियों को भी मिलता है, निर्माताओं को भी मिलता है, यानी सभी को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के बाद 134 पर, और क्वेश्चन नंबर 134 कहता है विपणन
अवधारणा है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादनोन्मुखी, ऑप्शन नंबर बी क्रियान्मुखी, ऑप्शन नंबर सी ग्राहकोन्मुखी, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे, जो कहता है कि विपणन अवधारणा का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए समाज के लिए, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ताओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इन तीनों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन तीनों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के बाद 136 पर, जो कहता है कि अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। सूक्ष्म नाम, ऑप्शन नंबर बी स्मरणीय, ऑप्शन नंबर सी आकर्षक, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो अच्छे ब्रांड होते हैं उनमें ये तीनों क्वालिटी होने चाहिए कि नाम छोटा हो, साथ में वो स्मरणीय हो यानी कि सुनने के बाद एक बार में दिमाग में याद रहे, और तीसरा आकर्षक लगे, देखने में अच्छा लगे। तो आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है लेबलिंग है। ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक, और ऑप्शन नंबर डी धन की बर्बादी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 137 के बाद 138 कहता है, 138 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए ब्रांड, ऑप्शन नंबर बी लेबलिंग, ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग, और ऑप्शन नंबर डी व्यापार मार्क। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पैकेजिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139 पे, जो कहता है क्वेश्चन नंबर 139 जो कहता है कि उत्पाद अंतर्लय, उत्पाद अंतर्लय, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 139, यस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 139 कहता है उत्पाद अंतर्लय यानी मिश्रण। अंतर्लय का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण, उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? विपणन, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 139 जो पूछ रहा था कि उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा विपणन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है ब्रांड बतलाता है, क्या बतलाता है? ब्रांड चिन्ह बतलाता है। ऑप्शन नंबर बी डिजाइन बतलाता है, या ऑप्शन नंबर सी नाम बतलाता है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बताता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बताता है। यानी ब्रांड जो है वो चिन्ह भी बताता है, डिजाइन भी बताता है, नाम भी बताता है, सभी के सभी ब्रांड ही बताते हैं। मतलब ब्रांड के द्वारा सभी चीजों को बताया जा सकता है, सॉरी मतलब इन चीजों के द्वारा ब्रांड को बतलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 141 जो है वो कहता है कि विज्ञापन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर बी ग्राहकों को सूचना देना एवं मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर सी उत्पादों का प्रचार करना, और ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी जो विज्ञापन का उद्देश्य है वो संभावित क्रेताओं को आकर्षक करना भी है, ग्राहकों को सूचना देना एवं मार्गदर्शन करना भी है, ऑप्शन नंबर सी उत्पादों का प्रचार करना भी है, यानी कि सभी के सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 18 भी खत्म हो जाता है और हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 19 पे, जिसका नाम है वित्त प्रबंध। जो कहता है क्वेश्चन नंबर 142 में कि संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाभ वाले वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी हानि वाले वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी लाभ अथवा हानि वाला वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाभ अथवा हानि वाला वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के बाद 143 पे, जो कहता है कि नग्न ऋण पत्र होते हैं, नग्न ऋण पत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सुरक्षित, ऑप्शन नंबर बी आंशिक सुरक्षित, ऑप्शन नंबर सी आरक्षित, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। ऑप्शन नंबर ए स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर बी चल होती है, ऑप्शन नंबर सी अर्ध चल होती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा कि अधिमान अंशों पर जो लाभांश दर होती है वो स्थिर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं, मतलब 145 पे। कहता है एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, या ऑप्शन नंबर डी 1951 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951 में।
क्वेश्चन नंबर 146 कहता है IFCI स्थापित की गई कौन से वर्ष में? ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि IFCI स्थापित की गई कौन से वर्ष में? ऑप्शन नंबर ए 1939 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, या ऑप्शन नंबर डी 1956 में। कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है IDBI किस वर्ष स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 147 कहता है IDBI किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए 1944 में, ऑप्शन नंबर बी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी 1964 में, या ऑप्शन नंबर डी 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि लाभांश है, लाभांश क्या है? शुद्ध लाभ है, या ऑप्शन नंबर बी लाभ का नियोजन है, या ऑप्शन नंबर सी संचय कोष है, या ऑप्शन नंबर डी अवितरित लाभ का अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ का नियोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है क्वेश्चन नंबर 149 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 149 कहता है जन निक्षेप साधन है। ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन वित्त का, या ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालीन वित्त का, या ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी मध्यकालीन वित्त का, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक निवेश का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा मध्यकालीन वित्त का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 19 भी खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर नंबर 20। बस अब खत्म ही होने वाला है ये सीरीज भी। तो जरा सा 1 मिनट देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है लागत एवं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 20 लागत एवं लाभ का निर्धारण, लागत एवं लाभ का निर्धारण, लागत एवं लाभ का निर्धारण चैप्टर नंबर 20, जो कि क्वेश्चन नंबर 150 से शुरू होता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 150 कि टेलीफोन व्यय है, ऑप्शन नंबर ए अस्थाई, ऑप्शन नंबर बी चल, ऑप्शन नंबर सी अर्धचल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो टेलीफोन व्यय जो होता है वो अर्धचल होता है, क्योंकि कुछ फिक्स भी रहता है और कुछ वेरिएबल भी रहता है, तो उसको अर्धचल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन नंबर बी सामग्री लागत, ऑप्शन नंबर सी धन कर, या ऑप्शन नंबर डी किराया। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा कि चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है। तो चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण जो है वो सामग्री लागत है, यानी वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है, उसका उदाहरण क्या है? तो सामग्री लागत। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब, ऑप्शन नंबर ए उत्पादन कम होती है, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन पूर्ववत रहता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का 152 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन जब कम होती है तब, जब उत्पादन घटेगा तो जो अस्थायी लागत है वो प्रति इकाई बढ़ते जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 कहता है कि इनमें से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कारखाना बीमा, ऑप्शन नंबर बी प्लांट प्रहरास, ऑप्शन नंबर सी ड्राइंग कार्यालय वेतन, या ऑप्शन नंबर डी वेतन। तो इनमें से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेतन। वेतन जो है वो ऊपरी व्यय नहीं है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 हो गया, 154 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 154 कहता है निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष सामग्री लागत, ऑप्शन नंबर बी चार्ज योग्य लागत, ऑप्शन नंबर सी कार्यालय प्रबंधक का वेतन, या ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष श्रम लागत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्यालय प्रबंधक का वेतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 के बाद 155 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 155 में कहता है कि लागत का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 155 है वो कहता है लागत का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सामग्री, ऑप्शन नंबर बी किराया, ऑप्शन नंबर सी श्रम, या ऑप्शन नंबर डी व्यय। क्या आंसर हो जाएगा सर? लागत का तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किराया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 155 के साथ ही हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 20 वो खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 21 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 21 इसका नाम है व्यवसाय में समृद्धि एवं विकास की संभावनाएं एवं रणनीति।
तो क्वेश्चन नंबर 156 से जो कि शुरू होता है और क्वेश्चन नंबर 156 चैप्टर नंबर 21 का पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि विकास की गिरती स्थिति में ऑप्शन नंबर ए उद्यम अपने आप को जीवित रखना कठिन पाता है। ऑप्शन नंबर बी उद्यम को तेज गति से हानियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी उद्यम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है। या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 के बाद 157 पे जो कहता है कि समामेलन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को ले लेना। ऑप्शन नंबर बी दो या दो से अधिक व्यवसायों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी अन्य संगठन में नियंत्रक अंश प्राप्त करना। या ऑप्शन नंबर डी उस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दो या अधिक व्यवसायों का मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 कहता है, क्वेश्चन नंबर 158 कहता है कि सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दो तरीकों से। ऑप्शन नंबर बी तीन तरीकों से। ऑप्शन नंबर सी चार तरीकों से। या ऑप्शन नंबर डी पांच तरीकों से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार तरीकों से। क्वेश्चन नंबर 158 के बाद 159 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 159 कहता है फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास। ऑप्शन नंबर बी उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के हाथ में। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 159 के बाद 160 कहता है कि संघीय एक तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए उसी उद्योग में विस्तार का। ऑप्शन नंबर बी अन्य क्षेत्रों में विविधता का। ऑप्शन नंबर सी अन्य इकाई को लेकर। या ऑप्शन नंबर डी संगठन को उप इकाइयों में बांटकर। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य क्षेत्रों में विविधता करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 के बाद 161 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 161 कहता है कि एकीकरण से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक विस्तार। ऑप्शन नंबर बी बाह्य विस्तार। ऑप्शन नंबर सी आंतरिक एवं बाह्य विस्तार। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाह्य विस्तार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 162 कहता है बाजार वेधन में। ऑप्शन नंबर ए एक संपत्ति या स्कूटर दूसरे के लिए विनिमय। ऑप्शन नंबर बी एक पुरानी संपत्ति यानी स्कूटर एक नए से बदलना। ऑप्शन नंबर सी एक संपत्ति यानी स्कूटर यहाँ एग्जांपल के रूप में लिया गया है, यानी एक संपत्ति कैश में बेचना। और ऑप्शन नंबर डी एक संपत्ति पर बेचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक संपत्ति कैश में बेचना। बाजार वेधन का मतलब होता है एक संपत्ति यानी जैसे स्कूटर कैश में बेचना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 कहता है समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर बी तकनीकी एवं परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सृजनशीलता। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 21 भी खत्म हो जाता है और लास्ट चैप्टर आपका बचता है चैप्टर नंबर 22 और इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 22 में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 22 इसका नाम है उद्यमितीय अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। तो चलिए जल्दी से 3 क्वेश्चन है इसको खत्म कर लिया जाए जिससे कि आपका ईपीएस का जो सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 164 कहता है कि उद्यमी के दायित्व हैं। ऑप्शन नंबर ए समाज के प्रति। ऑप्शन नंबर बी सरकार के प्रति। ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण के प्रति। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 165 कहता है साहसी का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए मुनाफा वसूली। ऑप्शन नंबर बी कर चोरी। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण प्रदूषण। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 166 कहता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना जो समाज के उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए HR बोवेन का है ये कथन। या ऑप्शन नंबर बी कुंटज ओडोनेल का है। या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का है। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि जो ये कथन दिया गया है उपरोक्त जो कथन है वो HR बोवेन के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आपका टोटल 22 का 22 चैप्टर का जो भी ईपीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल मिला के 166 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। तो
इस वीडियो को पूरा देखें। ये लगभग ये जो 166 क्वेश्चन का सीरीज है ये 3 पार्ट में बनाया गया है। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 31 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन है और उसके बाद पार्ट 3 में बाकी के सारे क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से 3 सीरीज में 3 वीडियो में कह लीजिए तो ये पूरा का पूरा ईपीएस का जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा दिए गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो उम्मीद है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 50 आने वाले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन तो 100 आते हैं, बनाना 50 होता है, वो 50 के 50 आप आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन सही बना के आएंगे, यानी कि आपका 50 नंबर यहाँ से पक्का हो जाने वाला है। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने बारे में इस वीडियो सीरीज के बारे में बताइए कि अगर किसी को भी ईपीएस यानी उद्यमिता सब्जेक्ट की तैयारी करनी है बेहतर तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वीडियो जरूर देखें। कॉमर्स 2.0 यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, उसका जवाब जरूर देते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए तरह के सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।